नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। देश के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका के भीतर के 4 इश्यूज को किया हाईलाइट। सीजेआई ने कहा, डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस के माध्यम से ही निकलेगा कोई सॉल्यूशन। न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है इन मुद्दों को सुलझाना। सदियों पुरानी असमी परंपरा पर बैन लगाना चाहता है पेटा। पेटा ने दायर की गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका। असम में प्रचलित है भैंसों की और बुलबुल की लड़ाई की परंपरा। और वैज्ञानिक बनाएंगे फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। यह बनेगा लार्ज हैड्रोन कोलाइडर का उत्तराधिकारी। मकसद ब्रह्मांड के शेष 95% हिस्से की जांच करना। आइए खबरों की शुरुआत करें। लोहा कितना भी मजबूत हो, समय के साथ जंग लग ही जाती है। फिर जंग छुड़ानी पड़ती है और लोहे को वापस मजबूत किया जाता है। ऐसा अमूमन सभी के साथ होता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा या फिर फ्यूचर में होगा, हो सकता है न भी हो। लेकिन अगर इंसान को जंग लग जाए तो फिर आत्मचिंतन करना चाहिए, समस्या की पहचान करनी चाहिए, फिर समाधान या सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस पर देश के सीजेआई ने न्यायपालिका के भीतर के 4 इश्यूज की पहचान की है। ये ऐसे इश्यूज हैं जिनसे न्यायपालिका की दक्षता प्रभावित होती है। सीजेआई ने इसके समाधान की भी बात की है, लेकिन सीजेआई के शब्दों में कहें तो डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस के माध्यम से ही इनका समाधान निकल पाएगा। देखिए, यह टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और समझिए कि न्यायपालिका के भीतर के 4 मुद्दे क्या क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो न्यायपालिका के भीतर के 4 इश्यूज में पहला है एडजर्नमेंट कल्चर। हिंदी में कहें तो स्थगन की संस्कृति, या सनी देओल की भाषा में कहें तो तारीख पर तारीख। कई मूवीज में आपने जज साहब को कहते सुना होगा कि यह अदालत कल तक के लिए या फलां तारीख के लिए मुलतवी की जाती है। एडजर्नमेंट का सीधा मतलब है किसी निर्धारित सुनवाई को बाद की तारीख तक टालने की अदालती प्रथा। याद रखिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में एडजर्नमेंट से संबंधित नियम बताए गए हैं। अन्य नियमों के अलावा इसमें कहा गया है कि अदालतें किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को 3 बार से अधिक एडजर्नमेंट नहीं देंगी, और एडजर्नमेंट भी तभी मिलेगा जब पर्याप्त कारण हो और परिस्थितियां पार्टी के नियंत्रण से बाहर हों। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश ने वकीलों द्वारा बार बार एडजर्नमेंट मांगने की प्रथा को चिंता का कारण बताया हो। एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक समय में गायत्री बनाम एम गिरीश मामला हुआ। इस केस में 2016 में फैसला आया। इस केस में वकील महाशय काफी चर्चा में आए थे। इस फैसले में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने एडजर्नमेंट मांगने की कला में महारत हासिल करने वाले इन वकील के प्रयास का विवरण दिया था। ये वकील एडजर्नमेंट मांगने की कला में इतने सिद्धहस्त थे कि इन्होंने ट्रायल कोर्ट में एक मामले का 15 बार सक्सेसफुली एडजर्नमेंट करवाया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही ऐसे रुकी जैसे कि समय गिरफ्तार हो गया हो। अब आपको दामिनी मूवी के वकील सनी देओल का दर्द समझ आ रहा होगा जब उन्होंने कहा था कि माय लॉर्ड, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। देखिए, बंदूक का भी आविष्कार खुद की सुरक्षा के लिए हुआ था, लेकिन फिर बाद में हुआ क्या? बंदूक का दुरुपयोग हुआ। ऐसे ही एडजर्नमेंट का नियम भी सोच समझ कर बनाया गया था, लेकिन अब यह न्यायपालिका का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। एडजर्नमेंट के बैड कल्चर के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होती है। 2012 की 239वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में ट्रायल कोर्ट फेज में आपराधिक मामलों में देरी के कारणों को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अदालतों में काम का भारी बोझ है और इसका फायदा वकीलों द्वारा एडजर्नमेंट के लिए दबाव बनाने के लिए उठाया जाता है। आइए अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। यह है ओरल आर्गुमेंट्स, या फिर मौखिक तर्कों की लंबाई को नियंत्रण में रखना। देखिए, न्याय तभी न्याय कहा जाता है जब वो समय पर मिले। अगर कोई वकील दलीलों को अनिश्चित काल तक चलाता रहे तो मामले में फैसला भी अनिश्चित काल के बाद ही आएगा। उदाहरण से समझते हैं। जनवरी 2019 में अयोध्या स्वामित्व विवाद में पक्षकारों और वकीलों की बड़ी संख्या के कारण अगस्त से अक्टूबर 2019 तक मामले की 60 से अधिक बार सुनवाई हुई। अब खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ओरल आर्गुमेंट्स की समय सीमा निर्धारित न की जाए
तो फैसला आने में कितना वक्त लग सकता है। इस कारण अक्सर संवैधानिक पीठ के मामलों में अदालत दोनों पक्षों को मौखिक बहस के लिए समय सारणी को फॉलो करने का निर्देश देती है। यह कार्यवाही की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए है ताकि एक ही पक्ष के वकीलों द्वारा दलीलें दोहराई न जाएं और न्याय मिलने में बहुत समय न लग जाए। अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी दलीलें प्रति पक्ष 30 मिनट तक सख्ती से सीमित रखेंगे। भारत में भी 1984 के 99वें विधि आयोग की रिपोर्ट में इस पर विचार किया गया था। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग सख्त समय सीमा लगाने के खिलाफ थे। 2009 में 230वें विधि आयोग की रिपोर्ट में मौखिक बहस को 1.5 घंटे तक सीमित करने का सुझाव दिया गया था, वो भी तब तक जब तक कि मामले में संवैधानिक व्याख्या या कानून का कोई जटिल प्रश्न शामिल ना हो। आगे बढ़ते हैं, तीसरे मुद्दे की बात करते हैं। यह है लंबी अदालती छुट्टियां। छुट्टियां किसे पसंद नहीं है? इंसान को छुट्टियों की जरूरत तो होती ही है, लेकिन न्यायपालिका में छुट्टियां एक सेंसिटिव मामला है। केंद्र सरकार पहले भी कोर्ट की छुट्टियों का मुद्दा उठा चुकी है। 2022 में तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लंबी छुट्टियां लेने के लिए न्यायपालिका की आलोचना की थी। एक तो इतने पेंडिंग मामले हैं और ऊपर से इतनी लंबी छुट्टियां हैं। 2011 में कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि उच्च न्यायालय एक वर्ष में औसतन 210 दिन ही काम करता है और सभी उच्च न्यायालयों से यह अनुरोध किया गया था कि कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 222 कर दी जाए। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी 133वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बारी बारी से छुट्टियों पर जाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत की छुट्टियां एक औपनिवेशिक विरासत है जो वादकारियों के लिए गहरी असुविधा का कारण बनती हैं। हालांकि इसके समाधान के लिए सीजेआई ने वकीलों और जजों के लिए फ्लेक्सी टाइम जैसे तरीकों का जिक्र किया। फ्लेक्सी टाइम का मतलब क्या है? फ्लेक्सी टाइम मतलब अगर आपको कुल 9 घंटे काम करना है तो आप अपने हिसाब से दिन के 24 घंटों में से 9 घंटे वर्किंग का टाइम चुन सकते हैं। काम पूरा होना चाहिए बस। चलिए अब अंतिम मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। यह है पहली पीढ़ी के वकीलों के लिए समान अवसर। इसका मतलब यह है कि बूढ़े वकील या महिला वकील जैसे सभी लोगों को कानूनी पेशे में अधिक सुविधा मिले या कम से कम बराबर सुविधा मिले। जैसे महिला वकीलों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करते समय पहली पीढ़ी के वकीलों को अधिक महत्व देना। इसमें वकीलों को सभी कार्य दिवसों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने की अनुमति देना भी शामिल है, ताकि पहली पीढ़ी के वकील और जिन महिला वकीलों के छोटे बच्चे हैं उन्हें कम से कम बाधाओं का सामना करना पड़े। हमारे देश में अलग अलग त्योहारों या अवसर पर जानवरों को लड़ाने की प्रथा चलती है। ऐसे ही असम में माघ बिहू त्योहार के दौरान भैंसों को लड़ाने की और बुलबुल की लड़ाई की पारंपरिक प्रथा चलती है। हाल ही में असम सरकार ने इन पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। इस कोशिश को पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती दे दी है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पेटा इंडिया की भैंसों को लड़ाने की और बुलबुल की लड़ाई की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। तो चलिए समझते हैं कि यह परंपरा आखिर क्या है, यह पारंपरिक लड़ाई क्यों बंद कर दी गई थी, इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के असम सरकार की कोशिशों के पीछे क्या तर्क हैं और पेटा ने किस आधार पर चुनौती दी है। एक एक करके बात करते हैं। देखिए, जानवरों की लड़ाई की यह परंपरा सदियों पुरानी है। इसे अहोम शासकों द्वारा बहुत धूमधाम से आयोजित किया जाता था। भैंसों की लड़ाई लोक संस्कृति और परंपरा तो मानी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ यह धर्म से भी जुड़ी है। लड़ाई शुरू करने के पहले भगवान विष्णु के नाम पर साकी यानी दीपक जलाया जाता है और जोराय चढ़ाया जाता है। जानवरों की ये लड़ाई असमिया शीतकालीन फसल उत्सव, जिसे माघ बिहू कहा जाता है, से जुड़ी लोक संस्कृति का हिस्सा है। यह उत्सव जनवरी में होता है। आपको पता ही है कि देश के अन्य हिस्सों में मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी जैसे अलग अलग नाम से फसल उत्सव होते हैं। बहरहाल, माघ बिहू के दौरान असम के विभिन्न हिस्सों में भैंसों की लड़ाई आयोजित की जाती है। यह भी याद रखिए कि असम में पारंपरिक भैंसों की लड़ाई को मोह जूझ के नाम से जाना जाता है। असम में इन लड़ाइयों का सबसे बड़ा केंद्र है नागांव जिले का आहातगुरी। दूसरी ओर गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक जगह है, नाम है हाजो। यहाँ हयाग्रीव माधव मंदिर है। यहाँ बुलबुल की लड़ाई एक आकर्षण का बड़ा केंद्र है। बिहू से पहले प्रतिभागी लगभग 2 सप्ताह तक पक्षियों को पालते हैं और लड़ाई के लिए मजबूत बनाते हैं। फिर इस परंपरा पर रोक क्यों लग गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के फैसले में ऐसी सारी लड़ाइयां बंद करने की बात की थी, जिसके बाद ये सारी लड़ाइयां बंद हो गई।
इस फैसले ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र या देश में कहीं भी जल्लीकट्टू या बैलगाड़ी दौड़ में प्रदर्शन करने वाले जानवरों के रूप में बैल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को भी निर्देश दिया था कि जानवरों की देखभाल करने वाला व्यक्ति किसी जानवर को किसी इंसान या किसी अन्य जानवर के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं उकसाएगा। फिर 1 साल बाद जनवरी 2015 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने असम सरकार से बिहू उत्सव के दौरान जानवरों और पक्षियों की लड़ाई को रोकने की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने इसे रोकने का निर्देश दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने 2014 के फैसले को खारिज कर दिया था। इसके बाद जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति मिल गई। असम सरकार भी क्यों पीछे रहती? असम सरकार ने भी जानवरों पर जानबूझकर अत्याचार या क्रूरता के बिना भैंस और बुलबुल की लड़ाई के संचालन को मंजूरी दे दी। सरकार ने मोह जूझ दिशा निर्देश और बुलबुल फाइट दिशा निर्देश भी जारी किए। मोह जूझ दिशा निर्देश के अनुसार इंसानों द्वारा जानवरों को चोट पहुंचाने पर रोक है। साथ ही नशीली या प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का जानवरों पर उपयोग मना है। सरकार द्वारा यह कहा गया है कि लड़ाई की अनुमति केवल उन जगहों पर दी जाएगी जहां ऐसी लड़ाइयां पिछले 25 वर्षों से पारंपरिक रूप से आयोजित की गई हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि मोह जूझ यानी भैंस की लड़ाई की अनुमति केवल 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच मिलेगी। बुलबुल फाइट दिशा निर्देश के तहत आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खेल के अंत में पक्षियों को सही स्थिति में खुले में छोड़ा जाए। दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि शर्तों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संगठन को अगले 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं गाइडलाइंस के जारी होने के बाद इस साल माघ बिहू के दौरान ये पारंपरिक लड़ाइयां फिर से आयोजित की गई। यहां तक कि इन लड़ाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद आहतगुरी और हाजो में कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था और असम की बिहू परंपराओं को संरक्षित करने के प्रयास की बात की थी। अब पेटा को यह बात अच्छी नहीं लगी। पेटा पहुंच गई गुवाहाटी उच्च न्यायालय और 2 याचिकाएं दायर कर दी। पहली में दोनों गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। दूसरी याचिका में केस की सुनवाई के दौरान भी ऐसी किसी भी फाइट को रोकने की मांग की गई है। पेटा का सीधा सा तर्क यह है कि जानवरों को ऐसी फाइट में बहुत ज्यादा कष्ट होता है, जो कि सही नहीं है। तर्क के साथ कमेंट करके बताइए, क्या ऐसी लोक परंपराएं जारी रखनी चाहिए या फिर नहीं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में दुनिया के लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर सर्न के शोधकर्ताओं ने फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर यानी FCC के लिए एक प्रस्ताव रखा है। इसको लार्ज हैड्रोन कोलाइडर का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत लगभग $21 बिलियन की है। FCC लार्ज हैड्रोन कोलाइडर की तुलना में 3 गुना बड़ा होगा। इसकी 91 किलोमीटर की परिधि होगी और यह 2 गुनी गहराई पर बनाया जाएगा। FCC का लक्ष्य डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और लार्ज हैड्रोन कोलाइडर की पहुंच से दूर रहे अन्य कणों के रहस्यों को उजागर करके भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति लाना है। कुल मिलाकर जो काम लार्ज हैड्रोन कोलाइडर नहीं कर सका, वो काम फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर करेगा। इस प्रस्ताव को सर्न के 70 सदस्य देशों की मंजूरी का इंतजार है। ये देश सामूहिक रूप से महत्वाकांक्षी परियोजना के वित्त पोषण में योगदान देंगे। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट निर्माण में 2 चरण शामिल होंगे। पहला चरण 2040 के दशक के मध्य में शुरू होगा। इसमें हिग्स पार्टिकल का अधिक विस्तार से पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनों के टकराने पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा चरण शुरू होगा 2070 के दशक में। दूसरे चरण में नए कणों की खोज के लिए अधिक उन्नत चुंबक और भारी प्रोटॉन का उपयोग किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कई चुनौतियां भी शामिल हैं और कई नवाचार भी दुनिया को देखने को मिलेंगे। जैसे प्रस्तावित फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर को बहुत गहराई में बनाया जाएगा। एक बड़ी चुनौती है इस कोलाइडर को गहराई में बनाना, इसलिए जरूरी है ताकि उच्च ऊर्जा द्वारा उत्पन्न मजबूत विकिरण को यह रोक सके। वहीं दूसरे चरण में लगने वाले हाईटेक चुंबकों का अभी आविष्कार ही नहीं हुआ है। आपको याद दिला दें कि लार्ज हैड्रोन कोलाइडर ने 2012 में हिग्स बोसोन की खोज के साथ एक इतिहास रचा था। वहीं फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर का लक्ष्य डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों को उजागर करके ब्रह्मांड के शेष 95% हिस्से की जांच करना है। आलोचकों का तर्क है कि इसकी अनुमानित लागत यानी $21 अरब बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों का तर्क है कि जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिए इस धन का उपयोग करना अधिक विवेकपूर्ण हो सकता है।
तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है। अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखने के फैन हैं तो आपने मर्सल, कत्थी, मास्टर, बीस्ट, लियो आदि मूवीज जरूर देखी होंगी। बताइए इनमें सबसे कॉमन क्या है? इन सब में एक नाम कॉमन है, वो है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। आप इनको थलपति विजय के नाम से जानते हैं। इन्होंने हाल ही में एक घोषणा करके सबको चौंका दिया। हाल ही में विजय ने फिल्मी करियर को छोड़कर राजनीति में घुसने का प्लान बनाया है। इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली है, नाम रखा है तमिझागा वेत्री कजगम। अब थलपति विजय राजनीति में शामिल होने वाले तमिल अभिनेताओं की लंबी सूची में शामिल हो गए हैं। इन्होंने कहा है कि पार्टी 2026 में तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देखिए, विजय राजनीतिक करियर शुरू करने वाले पहले तमिल सुपरस्टार नहीं हैं और शायद आखिरी तमिल सुपरस्टार भी नहीं होंगे। आपको बता दें, तमिलनाडु राज्य के 5 मुख्यमंत्रियों का नाता फिल्म उद्योग से रहा है। हम इन अभिनेताओं से नेता बनने वाली दशकों पुरानी परंपरा पर बात कर लेते हैं। द्रविड़ पार्टी से तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्नादुराई द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी यानी डीएमके से थे। यह पार्टी से जुड़े जाति विरोधी, धर्म विरोधी, आत्मसम्मान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए फिल्मों का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। इन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना की थी। इसके बाद करुणानिधि ने विरासत को जारी रखा। एम करुणानिधि अन्नादुरई के बाद डीएमके के प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम बने। इसके बाद एंट्री हुई एमजी रामचंद्रन की। एमजीआर तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। वो द्रमुक पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे और पार्टी की चुनावी सफलता में उनके प्रशंसकों का बड़ा हाथ था। ऑफ स्क्रीन भी एमजीआर अनाथालयों की फंडिंग और आपदा राहत उपायों में भाग लेते रहते थे। एमजीआर हमेशा कहते थे कि कला और राजनीति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उनका मानना था कि सिनेमा समाज में सामाजिक राजनीतिक विकास को प्रभावित कर सकता है और प्रभावित करेगा। 1972 में डीएमके से निष्कासन के बाद एमजीआर ने ऑल इंडिया अन्ना मुनेत्र द्रविड़ कड़गम AIADMK का गठन किया। 1977 के चुनाव में वो सीएम के तौर पर सत्ता में आए। 1987 में अपने निधन तक वे इस पद पर बने रहे। इनके जाने के बाद इनकी पत्नी VN जानकी रामचंद्रन और उनकी शिष्या जे जयललिता के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। जे जयललिता 1991 के राज्य विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत हासिल करने के बाद सीएम बनी और 5 और कार्यकाल तक सीएम बनी रहीं। इसी प्रकार दूसरे अभिनेता जैसे विजयकांत और कमल हासन ने भी अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई। फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 3 दशक बिताने के बाद 2005 में कैप्टन विजयकांत ने अपनी राजनीतिक पार्टी देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम DMDK की शुरुआत की। DMDK ने 2006 में अपने पहले विधानसभा चुनाव में केवल विजयकांत के विधायक बनने के बावजूद 8% वोट शेयर अर्जित किया। 2011 में विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 41 सीटों में से 29 पर जीत हासिल की। इसके बाद अभिनेता निर्देशक कमल हासन आए। उन्होंने 2018 में अपनी पार्टी मक्कल निधि मय्यम लॉन्च की। इनकी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी में उनको हार मिली। और अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाने आए हैं थलपति विजय। थलपति का मतलब होता है कमांडर। हालांकि विजय कई वर्षों से राजनीति में प्रवेश का संकेत दे रहे थे। विजय ने कहा कि उनकी पार्टी दूरदर्शिता और गैर पक्षपातपूर्ण शासन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करेगी और तमिल संस्कृति और भारतीय संविधान के मूल्यों का पालन करेगी। ऐसा लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में अपने लिए एक अलग रास्ता बनाने के लिए उनके शब्द सोच समझकर चुने गए हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि उत्तर भारत में कोई बड़ा फिल्म अभिनेता राजनीति में उतना सफल नहीं हुआ जितना कि दक्षिण भारत में? शायद इसका एक कारण ये रहा है कि दक्षिण भारत के अभिनेताओं ने खुद को समाज के लगभग हर तबके से जोड़ा और समाज के मुद्दों को केवल उठाने का काम ही नहीं किया, बल्कि उन्हें दूर करने के उपाय भी अपनी मूवीज में दिखाए। साथ ही साथ दक्षिण भारत के अभिनेताओं ने अपनी संस्कृति को उत्तर भारत के अभिनेताओं की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता दी, जिसकी वजह से वे लोगों के बीच एक पहचान बनाने में सफल रहे। हालांकि उत्तर भारत के संदर्भ में इस नजरिए को एक सिरे से नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि ऐसे कई अभिनेता रहे हैं जिन्होंने राजनीति का भी रुख किया है। हाँ, उत्तर भारत के संबंध में आप लोगों का ध्यान एक खास पहलू की ओर भी ले जाना चाहिए। दरअसल उत्तर भारत की राजनीति में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अभिनेताओं को स्टार प्रचारक के तौर पर लाती हैं ताकि जनता के बीच पार्टी को और ज्यादा पॉपुलर किया जा सके। लेकिन इसका असर ये पड़ता है कि अभिनेताओं की अपनी कोई खास पहचान शेष नहीं रहती और वे उस पार्टी विशेष का चेहरा बनकर रह जाते हैं। इसके अलावा ऐसे और कौन से कारण हैं जो उत्तर और दक्षिण के अभिनेताओं की राजनीतिक यात्रा के बीच आते हैं? इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में घर पोर्टल लॉन्च किया गया। यहां घर से तात्पर्य है गो होम
और रीयूनाइट। इस पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य इन बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी करना है जो किशोर न्याय प्रणाली में है, जिससे समय पर बहाली या प्रत्यावर्तन सुनिश्चित हो सके और बच्चों से संबंधित मामलों को राज्य के संबंधित किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति को डिजिटली हस्तांतरण किया जा सके। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बताया कि कैसे भविष्य में गेहूं ब्लास्ट फैलेगा तथा अपने शोध में उन्होंने पाया कि यह 2050 तक वैश्विक गेहूं उत्पादन को 13% तक कम कर सकता है। यदि हम गेहूं ब्लास्ट रोग की बात करें तो यह ब्राजील से शुरू होकर लगभग पूरे विश्व में फैल चुका है। इसमें गेहूं की बालियां दाने पड़ने से पहले ही सूख जाती हैं, जिससे उपज में 40 से 100% तक की कमी आ जाती है। यह रोग बीज, फसल अवशेष तथा हवा द्वारा भी फैल सकता है। यह सामान्यतः गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में पनपता है, जिससे ऐसी जलवायु वाले क्षेत्र विशेष रूप से इस रोग के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं तथा इस रोग की गंभीरता का पता इसी बात से चलता है कि इस रोग से बचने के लिए फसलों को जला दिया जाता है। शक्तिशाली वायुमंडलीय नदी तूफान हाल ही में दक्षिणी कैलिफोर्निया की ओर बढ़ रहा था, जिससे घातक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि वायुमंडलीय नदियां वायुमंडल में जलवाष्प वाला वो क्षेत्र हैं जिसे आकाशीय नदियों के रूप में जाना जाता है। ये नदियां अधिकांश जलवाष्प को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर ले जाती हैं और जब यह वायुमंडलीय नदियां स्थल से टकराती हैं तो वे अक्सर इस जलवाष्प को बारिश या बर्फ के रूप में छोड़ती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में सर्वेक्षण पोत INS संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आपको बता दें, INS संधायक 4 सर्वे वेसल लार्ज पोतों में से पहला है। इसकी प्राथमिक भूमिका सुरक्षित समुद्री नेविगेशन को सक्षम करने के लिए बंदरगाहों, मार्गों, तटीय क्षेत्रों और गहरे समुद्रों का पूर्ण पैमाने पर जल सर्वेक्षण करना है। दूसरी भूमिका में जहाज कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों को पूर्ण करने में सहायता करेगा। INS संधायक भारत की भूमिका को और अधिक मजबूत करेगा और भारतीय नौसेना को शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करेगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन गोवा में 6 से 9 फरवरी 2024 के बीच किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह भारतीय ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण है, जिसमें 120 से अधिक देशों के प्रतिभागियों के सम्मिलित होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि यह भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जो संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक साथ लाती है और भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, घर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, माघ बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मेघालय, मिजोरम, असम या फिर मणिपुर। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से, असंगठित क्षेत्र की गरीब महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से, बाल श्रमिकों के कल्याण और पुनर्विस्थापन से संबंधित है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा, यूके, यूएस या फिर रूस। सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए और जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF भी हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।